नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों का रुख करते हैं। एक तरफ यूपी एटीएस सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सचिन सीमा के रबूपुरा गांव के घर पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ऐसे में जब न्यूज वॉच इंडिया की टीम सचिन सीमा के घर गई तो वहां पर साध्वी आस्था मां भी पहुंची, जिन्होंने विरोधी बैनर के साथ सीमा हैदर का जोरदार विरोध किया। पाकिस्तानी सीमा हैदर के घर जब से यूपीएटीएस पूछताछ कर रही है, उसी बीच अब आस्था मां भी आ चुकी है। आस्था मां लगातार मीडिया से बातचीत कर रही है और उसी बीच हम भी बात करेंगे और बात करने की कोशिश लगातार करेंगे कि किस तरीके से ये लगातार मांग कर रही है कि पाकिस्तानी सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। मैं सीमा हैदर नहीं हूँ भैया, वो चाहे कुछ भी कहे, वो सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी। वो कह रही मैं ठकराई नहीं हूँ। वो शर्म आनी चाहिए ठुकराइन बोलने से पहले। अरे ठुकराइन नहीं है वो, गलत हिंदू धर्म अपना के फिर कह रही है कि 3 तलाक नहीं, गलत बात। तो ना सूरा आयत याद है, ना आयत याद है, ना सूरा याद है। रोहिंग्या भी तो रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान भी रह सकते हैं, तो सीमा क्यों? तो भैया रोहिंग्या मुसलमान उनको भी निकालो। तो इलीगल तरीके से आइए, निकालो सबको, निकालना चाहिए। 4 बच्चों को लेकर तुम हाँ तो स्वागत करो ना उनका, तुम लोग स्वागत। उज्जैन में महाकाल की सवारी में श्रद्धालुओं पर थूकने वाले आरोपी अदनान के 3 मंजिला मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि भगवान महाकाल की दूसरी सवारी में कुछ असामाजिक तत्वों ने छत पर चढ़कर श्रद्धालुओं के ऊपर थूक दिया। इस मामले में शिकायत मिलने पर खाराकुआ थाना पुलिस ने कई धाराओं में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से 2 नाबालिग आरोपी हैं, वहीं एक बालिग आरोपी अदनान पर कार्रवाई हुई है। पुलिस की माने तो अदनान और उसका एक भाई घटना में शामिल था, जबकि एक आरोपी नाबालिग है। माइनर होने की वजह से उसके मकान पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल की सवारी निकलने के बाद खराकुआ थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी। वीडियो सबूत भी दिखाए गए थे। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ साधु संतों ने भी आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस बीच प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां मजहबी कट्टरता की सारी हदें पार कर दी गई। अल्लाहू अकबर बोलते हुए मोहम्मद आरिफ ने मां और बहन को चापड़ से काटा। मां बहन के हत्यारे आरिफ ने आईएसआईएस से सीखी कट्टरता। मां बाप से इतनी नफरत के खाने में डाल देता था टॉयलेट। हत्या के बाद लहराया काला झंडा। तो बड़ी खबर, जहां मां बहन के हत्यारे आरिफ ने आईएसआईएस से कट्टरता सीखी थी। मां बाप से इतनी नफरत थी कि खाने में टॉयलेट डाल देता था। हत्या के बाद काला झंडा भी लहराते हुए दिखा आरोपी। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज से, जहां मजहबी कट्टरता की सारी हदें पार कर दी गई। अल्लाहू अकबर बोलते हुए मोहम्मद आरिफ ने मां और बहन को चापड़ से काट डाला। जी हां, प्रयागराज से बड़ी खबर, मां बहन के हत्यारे आरिफ ने आईएसआईएस से कट्टरता सीखी थी। मां बाप से इतनी ज्यादा नफरत करता था, आरिफ के खाने में टॉयलेट डाल देता था। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली अध्यादेश समेत पेश होंगे 31 बिल। 11 अगस्त तक 17 बैठकें होंगी। दिल्ली अध्यादेश पर हंगामे की आशंका। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा करेंगे। तो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए 31 विधेयक को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इनमें दिल्ली में अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक, जनविश्वास बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन जैसे बिल शामिल हैं। संसद का मानसून सत्र आज से 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी है। हालांकि विपक्षी सरकार जो है
विपक्षी जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। 11 अगस्त तक 17 बैठकें कुल मिलाकर इस मानसून सत्र में शुरू होंगी। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अमरेंद्र, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां संसद भवन के बाहर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र जो है ये 23 दिन का मानसून सत्र है। ये 11 अगस्त तक चलेगा और कहा जाए आज से ये मानसून सत्र जो है 10 बजे से शुरू हो जाएगा। साफ से अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं न कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर या भारत चीन बॉर्डर को लेकर, तमाम ऑडियंस बालेश्वर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, महंगाई, यूसीसी, तमाम ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और साफ तौर से ये भी जो है कहीं कहीं संभावना जताई जा रही है जो मानसून सत्र होगा इसमें हंगामा भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार पिछले कई बार जो संसद मानसून सत्र और ऐसे तमाम संसद जो चले जिनमें तमाम जो है विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, जबकि लगातार जो है कहीं कहीं एक दिन पहले कहा जाए सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो है सरकार की तरफ से 31 जो है उस पे 31 जो है बिल पास करने थे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमरेंद्र, अब कुछ ही समय बाकी है संसद मानसून सत्र शुरू होने में। संसद के बाहर विपक्षी दल जो है वो किस तरह की प्रतिक्रिया विपक्षी दल की ओर से देखने को मिल रही है? क्या वहां जो विपक्ष है सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र जब चलता है तो संसद के अंदर चलता है और अगर विपक्षी नेताओं की बात की जाए जो मानसून सत्र में विपक्षी नेता पहुंचते हैं, उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो गया था और मानसून सत्र के लिए संसद भवन में तमाम नेता जो विपक्ष के हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो संसद के अंदर ही जो मानसून सत्र का अगर हंगामा देखने को मिलता है वहां पर सांसद अपनी बात रखते हैं और उस बात को अगर सरकार मानती है तो सही है, नहीं मानती तो उसका विरोध करते हैं। विरोध करने में ऐसे में सदन को भी स्थगित करना पड़ता है। कई बार हमने पिछले कई बार देखा कि जब जोरदार हंगामा हुआ तो कहीं कहीं सदन भी स्थगित करना पड़ता है। इसको लेकर तमाम ऐसी जो अटकलें हैं आज जो लगाई जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई हो गई, मणिपुर हिंसा हो गई, यूसीसी हो गई और काला अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इस वक्त जो है 17 जो है कहीं कहीं 17 पार्टियों का गठबंधन कहा जाए तो ऐसे में कहीं कहीं विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास हैं और वो सदन में विपक्ष रखने की कोशिश करेगा और इसलिए जो है आसार कहीं कहीं लगाए जा रहे हैं जो सदन है। बिल्कुल बिल्कुल अमरेंद्र, 31 विधेयक इस बार मानसून सत्र में पेश होने हैं। ऐसे में पहले दिन में कौन से विधेयक होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे जो आज पेश होने हैं? बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार के पास 31 ऐसे बिल हैं जिन्हें सरकार पास करना चाहती है। और सरकार कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी सरकार ने उसमें साफ तौर से सरकार ने ये कहा है कि वो सरकार तय करेगी बिल पास करना है, हालांकि विपक्ष नहीं तय करेगा। तो कहीं कहीं जो सरकार है वो उन जो बिल है 31 बिल है उन पर मोहर लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। अब विपक्ष देखना होगा किस तरीके से विपक्षी जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है और किस तरीके से विरोध जताता है। बिल्कुल अमरेंद्र, यूसीसी को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है कि मानसून सत्र में यूसीसी का बिल भी यूसीसी का विधेयक भी लेकर सरकार आएगी और इससे लेकर विपक्ष किस तरह से देखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमरेंद्र बिल्कुल, देखिए सरकार यूसीसी के बिल को लेकर काफी समय से चर्चा कर रही है और ये सदन में बिल्कुल पास किया जाएगा। तमाम ऐसे और प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को पहले से ही प्रस्ताव बना के भेज दिया कि यूसीसी लागू किया जाएगा। बात करते हैं विपक्ष के, अगर कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, तो तमाम तरीके से ये जो है लगातार दोनों पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में देखने को मिल सकता है कि यूसीसी के विरोध में भी कहीं कहीं विपक्ष जो है सदन में आवाज उठाने का कार्य करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं जोधपुर के उसिया में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव को जला दिया गया। यहां तक कि हत्यारों ने परिवार के 6 महीने की मासूम को भी नहीं बख्शा। घटना की वजह आपसी रंजिश बताया जा रहा है। आज सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। घटना जोधपुर ग्रामीण के उसिया तहसील के चौराई गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस सामूहिक हत्याकांड की जोधपुर ग्रामीण पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई।
इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी। ग्रामीणों ने जब सुबह घर से धुआं उठता देखा तो मकान के पास पहुंचे। यहां अंदर जाकर देखा तो पता चला 4 परिजनों के शव पड़े हुए थे। चिरई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी आपसी रंजिश बताई जा रही है क्या? जैसी अभी बात आई है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हाँ, इस तरह की बात अभी आई है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे डिटेल से। सर, आपकी नज़र से ये मामला क्या लगता है? अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे आपको। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में है, पर उससे ज्यादा वो सवालों के घेरे में है। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से चोरी छुपे भारत आई है, तभी से वो सवालों के घेरे में है। अब खुफिया एजेंसियों ने सीमा हैदर पर कई खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, यह गीत लिखा था राधा कृष्ण और मीरा की कहानी पर। अब वर्तमान में एक प्रेम और प्रेम की नई कहानी सामने आ रही है, जिसके लब पर लब है लेकिन दिल में शायद छल है। कहती तो वो भी वह प्रेम दीवानी है, दर्श दीवानी है, लेकिन वह सच में सीमाओं को लांघ कर आई या इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है और इसलिए पाकिस्तानी सीमा सवालों के घेरे में है। सीमा हैदर को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा हैदर ने भारतीय बॉर्डर पार करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तरीका अपनाया। उसने बॉर्डर पार करने के लिए तीसरे शख्स की मदद ली। इसके लिए सीमा हैदर ने पूरी तैयारी की थी। उसने सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए अपना ड्रेसअप इस तरह किया कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे। सीमा ने ड्रेसअप के लिए पेशेवर लोगों की मदद भी ली थी। सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप करवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह जिस धारा प्रवाह भाषा में बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर गैर कानूनी रूप से सीमा पार कराने वालों को देते हैं। सीमा हैदर प्रकरण मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन द्वारा भारत में एंट्री का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहां मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीमा हैदर जब से भारत में आई है, तभी से खुफिया विभाग और यूपी एसटीएफ की उस पर नजर थी। जांच एजेंसियां जिस तरह आए दिन नए नए खुलासे कर रही हैं, उससे यह शक गहराता जा रहा है, क्या वह पाकिस्तानी एजेंट के तहत भारत में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस ने मधुबन बापूधाम में राजमिस्त्री हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक राजमिस्त्री के साथी राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामूली बात में नशे की हालत में साथी राजमिस्त्री ने हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल लोहे की वसूली को भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर सरकारी स्वास्थ्य महकमा फिर चर्चाओं में है। इस बार करोड़ों रुपए की सरकारी दवाओं को मिट्टी के अंदर दफन किए जाने के मामलों की वजह से चर्चाओं में है, या यूं कहें कि बातों पर मिट्टी डालें,
लेकिन या तो सरकारी दवाओं पर मिट्टी डालने का मामला खत्म करने का प्रयास किया गया है या फिर मामला कुछ और है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुशीनगर जिले के कस्या नेशनल हाईवे 28 पर स्थित ये जनपदीय ड्रग वेयर हाउस जो अचानक चर्चाओं में आ गया है, वजह है सरकारी दवाओं को जमीन के अंदर दफनाए जाना। अब सरकारी दवा जमीन के अंदर क्यों दफनाई गई, ये फिलहाल जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन हमारी पड़ताल में जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। पड़ताल में पाया कि जिन दवाओं को दफन किया गया वो वैलिडिटी दवाएं थी, जबकि कुछ एक्सपायरी दवाएं थी। अब सीएमओ को जानकारी दिए बिना दवाओं को दफना देना ये बात हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि ड्रग वेयर हाउस पर तैनात सुरक्षा गार्ड कुछ और, फार्मासिस्ट मंतोष पांडे कुछ लोगों की मदद से इन दवाओं को ठिकाने लगा रहे थे। इन दवाओं को ठिकाने लगाता देख गार्ड ने इसकी जानकारी कुशीनगर सीएमओ सुरेश पटियाला को दे दी, लेकिन सीएमओ ने गार्ड की बातों पर संज्ञान नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि सरकारी दवाएं धीरे धीरे दफन होती रहीं। सर, यहाँ पे मैं सुरक्षा गार्ड आर्मी से रिटायर होकर लगा हूँ ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर जनपदी ड्रग वेयर हाउस में। यहाँ पे फार्मासिस्ट मंतेश कुमार पांडे के द्वारा दवाई स्टोर से कीमती दवाइयाँ स्टोर में रखते थे डंप करके, जो पीएससी सीएससी को सप्लाई कम करते थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में बेचते थे। उसके बाद से दवाई अगर नहीं इधर में सप्लाई कर पा रहे थे तो दवाई जब एक्सपायर हो रही थी गोदाम के अंदर तो इस दवाई को बाहर फेंकवाते थे, जिसका जीता जागता साबुत आपके सामने है। करोड़ों की दवाई कम से नीचे जमीन में दबा हुआ है। इसका कंप्लेन मैंने सीएमओ साहब को किया था जब ये दवा दबी थी। उसी समय सीएमओ साहब ने मेरे को बोला था ठीक है आप जाइए, हम उसका जांच करवाएंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की सीएमओ साहब। फिर मैं दोबारा सीएमओ साहब का 20-25 दिन बाद गया, एक एप्लीकेशन भी गया, साहब उस पर कुछ कार्रवाई करिए। बोले ठीक है जाओ, मैं जांच करवा रहा हूँ, टीम बना दिया हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 20-25 दिन मतलब 1 महीना और हो गया। उसके बाद देखा जब कार्रवाई नहीं हुई, मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय पे डिप्टी सीएम साहब के नंबर पे मैंने फोन किया, बात भी किया, उनके पीए साहब बात किए। उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मोदी 7 तारीख को यहाँ आ रहे कुशीनगर में, उसके बाद मैं 6 तारीख को 1 दिन पहले आऊंगा, आपसे मिलूंगा और सब मैटर वहीं पर बताना हमको। जानकारी मिली थी कि कस्या ड्रग वेयर हाउस से कुछ दवाइयाँ जो हैं जिनको डंप किया गया है, तो मैं सुबह भी आया था आज यहाँ पे, देखा कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी पता चला कि एक जेसीबी और ट्रैक्टर लगा वहाँ दवाइयाँ निकाली जा रही हैं। तो मैं मौके पर आया हूँ, एसडीएम कस्या भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी दवाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा था, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया है और तत्कालीन प्रभाव से इसमें प्रभारी जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पे, उनकी लापरवाही प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए एक कमेटी बना के उसकी जांच कराई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। गरीब मरीजों को सस्ते दरों पर सेवाएं और मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं वैसे तो अस्पतालों में कम ही मिलती हैं। नतीजन डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं, जिस पर हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त कर चुके हैं। फिर भी ये व्यवस्था नहीं सुधरी और कुशीनगर में लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी दवाओं को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया और ये प्रकरण उठते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुशीनगर के एडीएम, सीएमओ और कस्या एसडीएम के अलावा अन्य अधिकारी बीती देर मौके पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं, लेकिन अंधेरा होने के चलते जांच अधूरी छोड़ अधिकारी जांच टीम बनाकर मामले की सुबह जांच करवाने की बात कहकर चलते हुए बनते हैं। मिली थी कि कुछ मिट्टी के नीचे थोड़ी बहुत दवाएं दबी हुई हैं, जिसको जेसीबी और ट्रैक्टर से निकाल के बाहर भेजा जा रहा है। तो मौके पहुंच के इन सारी चीज़ों को अभी जिलाधिकारी के पोजीशन में दे दी जा रही है और सुबह ड्रग वेयर हाउस खुलवा के विस्तृत जांच जिले से कमेटी बनाई जा रही है, उससे विस्तृत जांच की जाएगी। तदनुसार जो भी गुण दोष के आधार पर कार्रवाई वो की जाएगी। बता दें कि सरकारी दवाओं को दफनाए जाने पर पर्दा हटाने के लिए जब सीएमओ के साथ अन्य अधिकारी पहुंचते हैं तो जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती का खेल शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे सरकारी दवाओं को बिना डर, बिना परमिशन के मिट्टी के अंदर दफनाया गया। खैर, ये जांच का विषय है। सवाल ये भी है कि आखिर दफनाई गई दवा क्या एक्सपायरी थी या फिर उन दवाओं की वैलिडिटी थी। तो बता दें कि दफनाई गई दवा वैलिडिटी वाली थी, जो मरीजों के इलाज में काम आ सकती थी। लाखों और करोड़ों रुपए की दवा यूं मिट्टी के अंदर पाया जाना क्या सच में सरकारी स्वास्थ्य महकमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को
मिट्टी में मिलाने में जुटा है। वैसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य महकमा अपने पास रखकर यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें डिप्टी सीएम के किए गए दावों पर मिट्टी डालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं बढ़ते टमाटर की कीमतों से थाली के बिगड़े जायके के बीच अब प्रशासन और मंडी समिति की पहल से लोगों को कुछ राहत मिलने लगी है। गाजियाबाद में मंडी समिति ने पहले साहिबाबाद सब्जी मंडी में स्टॉल लगाकर सस्ते दामों पर टमाटर बेचना शुरू किया। उसके बाद अब वैन के माध्यम से टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है, वो भी 50 रुपये प्रति किलो। तस्वीरों के माध्यम से आप मोबाइल वैन देख सकते हैं, जिसमें टमाटर कम दर पर लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बढ़ते टमाटरों के दामों ने लोगों के किचन से जायका यानी मानो बिल्कुल ही खराब कर दिया था। कहीं ना कहीं जो दाम थे टमाटर के आसमान छू रहे थे। 200 से 250 तक टमाटर के दाम पहुंचे। गाजियाबाद में आपको दिखाना चाहूंगा, ये टमाटर का एक स्टॉल लगाया गया है, जो कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी से यहाँ एक गाड़ी लगाई गई है और यहाँ पर जो टमाटर का रेट तय किया गया वो है 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए में 1 किलो आप यहाँ से टमाटर खरीद सकते हैं। और लोगों के जो किचन का जायका था कहीं ना कहीं खराब हो गया था, जिसको बदलने का काम यहाँ पर गाजियाबाद में जो एक ये गाड़ी के द्वारा टमाटर बेचे जा रहे हैं, उसके साथ ही आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर टमाटर की गाड़ी के साथ पीआरडी के जवान को भी खड़ा किया गया है। हालांकि लाइन यहाँ व्यवस्था खराब ना हो, जिसको लेकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। 50 रुपए प्रति किलो टमाटर यहाँ पर दिया जा रहा है। जो विक्रेता हैं हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों को टमाटर देने का कार्य किया जा रहा है। टमाटर आपके द्वारा कितने किलो लाया गया है, कितने समय से टमाटर 16 क्रेट लेके आए हम टमाटर की, और सुबह से हम जो है 10 क्रेट पे 6 क्रेट बची। क्या भाव रखा है टमाटर? 50 रुपए किलो। अभी ये लगभग कितने समय तक चलेगा? ये पूरा खत्म करके जाएंगे, बेच के जाएंगे। तो और भी दिन लगेगा? खाली एक ही दिन? नहीं, कल भी लगा था, डेली लग रहा है। आज फिर लगा है, कल फिर लगेगा। तो माना जाए कहीं ना कहीं लोगों का जो किचन का जायका चला गया था टमाटर की वजह से, वो दोबारा लौटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन, जब हम गाड़ी लगाए भी नहीं थे, जब तक लाइन लगनी चालू हो गई थी, पेमेंट हो गया। लगभग कितने समय में टमाटर खत्म हो रहा है आपकी जब गाड़ी यहाँ? अब ये कल तो मैं यहाँ नहीं आया था, आज मुझे लग रहा है कि मैं 2 घंटे के अंदर ये सब साफ हो जाएगा। तो देखिए, ये विक्रेता हैं, खासतौर पर इनका कहना है कि लगातार कल भी इन्होंने गाड़ी यहाँ पर लगाई थी, जिसके बाद 2 घंटे के बाद टमाटर यहाँ से खत्म हो गए थे। हालांकि लाइन आप देख सकते हैं, अभी भी लोगों की जो लाइन है वो लगातार अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और 50 रुपए प्रति किलो जो टमाटर है वो यहाँ पर बिक रहा है, जिससे कि लोगों के जो किचन से जो जायका था वो चला गया था टमाटर की वजह से। लेकिन अब कहीं ना कहीं टमाटर का जो जायका जो लोगों के खाने में मौजूद रहता था, जो कि अब दोबारा से 50 रुपए प्रति किलो जो टमाटर मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं अब जो जायका है लोगों के किचन में वो देखने को मिलेगा कि अब जो लोग परेशान थे, यानी कि टमाटर जिस तरह से आसमान छू रहा था, टमाटर के बढ़ते दाम को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को अब इससे राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो लोगों के किचन से जो एक स्वाद था वो चला गया था। ये टमाटर का जो एक बैनर लगा हुआ है, लोग लगातार यहाँ पहुंच भी रहे हैं और लगातार टमाटर की जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं। आने वाले और भी दिनों में इस तरीके से ये स्टॉल लगाया जाएगा। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से है, जहां पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जहां पर भुवनेश्वर में एक छोटी सी दुकान से 5000 रुपए का गांजा सिगरेट बरामद किया गया है, जिसके करीब 24 किलो गांजा भरा हुआ था। वहीं पुलिस ने बताया कि गांजा बेचने का मास्टरमाइंड एक महिला थी, जिसका नाम रंगबती दास है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरा ये नशे का कारोबार का पूरा मंडी पलट गया है। जैसे कि उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर जिसको बोलते हैं, सीए कैपिटल वो उड़ीसा है, लेकिन यहाँ पर नशे का कारोबार इतना जोरशोर यहाँ पर मिलता है कि नशा यहाँ पर लोग करते हैं। कोई भी अगर जो स्टूडेंट का बात बोले, जो छात्रों का बात भी बोले, ये पूरा नशा कारोबार में पूरा लग के रहते हैं। लेकिन आज जैसे कि एक्साइज टीम जो थे, भुवनेश्वर एक्साइज जो डिपार्टमेंट की टीम थे, उन्होंने जब छापा मारा आचार्य बिहार के पास एक जो बस्ती है, विशेश्वर बस्ती, वो बस्ती में एक लेडी जिसका नाम है रंगबती दास, और वो कई दिनों से पूरा ये गांजा का व्यापार कर रही थी। और आज जो सूचना के आधार में जैसे छापा मारा गया,
तो उसमें बरामद हुआ 500 से अधिक गांजा, सिगरेट और उसके साथ 26 किलो पूरा गांजा। लेकिन ये कब एक्साइज डिपार्टमेंट ने अभी भी जो किया कि उस छापेमारी को और जोरदार कैसे किया जाए, कैसे उनका पूरा प्लान था, कैसे कैसे लोग छोटा छोटा पेडलर जो हैं वो कैसे आ रहे थे और कैसे इसको गांजा सिगरेट को बेचते हैं, पूरा इसके बारे में पूरा तहकीकात करेंगे। भुवनेश्वर से कैमरा पर्सन सुधीर बारिक के साथ सरोज जना, न्यूज वॉच इंडिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ।